मुझे जी। सिर्फ मुझे थोड़ी चिंता अरुणिमा सोने पर है, क्योंकि सोने का जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 साल तक मत खरीदिए, तो इससे क्या हुआ कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है और ज्वेलरी रिटेल हम्म। सेक्टर उसमें हड़कंप मच गया। आपने देखा कि कल्याण हो गया, जी। तनिष्क हो गया, इनके इनके शेयर्स में आज बहुत भारी गिरावट आई है। जी। और इसमें जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री में 80-85 लाख व्यक्ति काम करते हैं अरुणिमा। हम्म। तो मुझे लगता है कि इसके लिए सरकार को तरीका ये था कि वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते। पर हम्म। अब खैर, अब ज्वेलर्स के लिए भी मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे ज्वेलर्स के मेरे पास सुबह से फोन आ चुके हैं कि ये क्या हो गया, क्या लोग वाकई में आना बंद कर देंगे। मैं कहा देखिए, प्रधानमंत्री जी की सलाह है, लोग मानते तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु आप लोगों को ये कहिए कि भाई आप जो पुरानी ज्वेलरी आपके घर पर पड़ी है, तीस हम्म। हजार टन सोना भारतीय हाउस होल्ड्स में है, उसको हम्म। लाइए ना, उसको पुराने मॉडल के, जो पुराने फैशन के, उसको हम नया बना के देते हैं, तो वो काम तो आपका चल सकता है। हम्म। तानिश तानिश ने सचिन तेंदुलकर को जब टैरिफ लगा था उस दौरान में हायर किया, जब गोल्ड की प्राइस बहुत चढ़ गई थी तो लोगों ने ज्वेलरी खरीदनी बंद कर दी थी। जी। तानिश ने तेंदुलकर को हायर किया इस बात के लिए कि आप लोगों को कहिए कि भाई आप पुराना सोना, और 36 लाख लोगों ने, तानिश का डेटा है, 36 लाख लोगों ने बात सुनी और अपने पुरानी ज्वेलरी लाके रिसाइकिल कराई। तो ज्वेलर्स को तो मैं यही हिम्मत बना सकता हूं कि आप लोगों को एनकरेज करिए। परंतु यह सच है कि जिस चीज में बहुत भारी फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है, इस समय देश को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। एंड वी डोंट वांट टू लैंड अप इन अ सिचुएशन लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिनके पास फॉरेक्स है नहीं। आप मान लीजिए वहां अगर हमारा 1990-91 में हमारे पास फॉरेक्स खत्म हो गया था, हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, आपको याद होगा। हम्म। वो आप तो उस टाइम बहुत छोटी होती होंगी, मुझे पता नहीं आप उस टाइम पैदा भी हुई होंगी कि नहीं हुई होंगी, पर मैं जरूर था उस समय। मुझे हम्म। याद है भारत का सोना गिरवी रखा गया था और बहुत ही शर्मनाक बात थी। तो वी डोंट वांट टू लैंड अप इन अ सिचुएशन जहां हमारे पास फॉरेक्स ही नहीं बचा, तो हम कैसे हम्म। कैसे आयात करेंगे। हम तो जो तेल है मंगा भी नहीं पाएंगे। मुझे जो अंदेशा नजर आ रहा है अरुणिमा इस बात से बड़ा, वो जी। ये है कि आर्थिक करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसको हम सीएडी कहते हैं, वो तो बिगड़ ही रहा है, क्योंकि हमारे फॉरेक्स रिजर्व डिप्लीट हो रहा है, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट अभी दुनिया में ऐसी परिस्थिति है उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे हैं। हालांकि हम्म। हमने $860 बिलियन का फिर भी एक्सपोर्ट का आंकड़ा निकाला है। पर मुझे जो अब अगला कदम जो थोड़ा सा चिंताजनक दिख रहा है कि अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो कि 30,000 करोड़ रुपए प्रति माह का लॉस कर रही हैं, हम्म। उनको अब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाने का मुझे लगता है समय नजदीक आ रहा है। अब राजनीति से हट जाए, इलेक्शन नो इलेक्शन, इस चीज से हटे, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि इनकी बॉटम लाइंस ब्लीड कर रही हैं और बुरी तरह से ब्लीड कर रही हैं। क्योंकि जैसे ही उम्मीद बनी थी कि क्रूड ऑयल फ्राइडे को $100 से नीचे था, आज फिर वो 105 पहुंच गया। जी। जब जब नीचे आता है फिर कोई ऐसी बात आ जाती है कि अमेरिका ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, अब फिर ये तो बमबारी शुरू हो जाएगी, क्रूड ऑयल फिर बंद हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर बंद रहेगा। तो आई थिंक ये जो बहुत अनसर्टेनिटी बनी हुई है और क्रूड ऑयल लगातार नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, नीचे आता है फिर वापस, इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि परिस्थिति, और मैं ये भी बता दूं अरुणिमा कि अगर युद्ध रुक भी गया ना, तो आपको परिस्थितियां सामान्य होने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये आप वापस $60-65 पे आ जाएगा, आप भूल जाइए अभी, ये जी। नहीं आने वाला है। ये अगर ठहरा भी तो $100 के नीचे भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लग रहा है $80-90 न्यू नॉर्मल बन जाएगा। जी। ये भी देश के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि हमारी जो क्रूड बास्केट है, जो हम वेनेजुएला से लेते हैं, हम रशिया से लेते हैं, हम अल्जीरिया से लेते हैं, हम बहुत जगह से लेते हैं, वो क्रूड बास्केट पहले ही हमारी इस भाव से बहुत ऊंची है। उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट जोड़ दीजिए, शिपिंग कॉस्ट जोड़ दीजिए, इंश्योरेंस कॉस्ट जोड़ दीजिए, हमें तो पहले ही बहुत महंगा पड़ता है। तो एक विदेशी कमोडिटी है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो गाड़ियां कम चलाइए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, फॉरेन ट्रैवल कम करिए, रसोई में सरसों का तेल इस्तेमाल करिए, रिफाइंड ऑयल मत इस्तेमाल करिए, सोना 1 साल के लिए मत लीजिए, जो है उसी को रिसाइकिल कराइए। हाँ, एक जरूरी बात मैं कहना चाहूंगा, सोने की कीमतें नीचे आने वाली नहीं है इस कारण से। ये मैं बहुत सारे लोग गलत फहमी में है, शायद आपका सवाल यही सवाल भी होता। पूछने जा रहे थे हम मुझे आपसे मुझे सर। मालूम था आप ये पूछने वाली हैं, इसीलिए मैंने खुद ही ले लिया। तो सोने की, क्योंकि सोना एक अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी है, सोना एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, इसकी प्राइस डिस्कवरी यूएस और लंदन में होती है, इसको भारत से कोई मतलब नहीं है। भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर है चाइना के बाद, पर फिर भी इसकी कीमत पे कोई असर नहीं पड़ेगा भारत के इस निर्णय की वजह से, या लोग अगर मोदी जी की बात मानते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर नहीं भी खरीदेंगे। वो डिमांड जो है सेंट्रल बैंक से है, डिमांड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, वो डिमांड हमारी इस रिटेल डिमांड से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो आई थिंक सोना गिरने की, तो जो लोग, देखिए आज मैं ये तो नहीं कहूंगा कि लोग सोना खरीदें, क्योंकि मैं, मोदी जी ने कहा है कि भाई आप मत खरीदें, मैं कहूं कि आप सोना खरीदें निवेश के लिए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। परंतु जिन लोगों के पास सोना है
जिनके पास क्या, ज्यादातर सबके पास है, तो उसको आप रखें, वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न देगा। इस कारण से ना मार्केट इस कारण से गिरी है और ना ही सोना इस कारण से दबाव में आने वाला है। अगर सोना दबाव में आया तो वो क्रूड ऑयल की वजह से आएगा, वो डॉलर इंडेक्स की वजह से आएगा, वो बॉन्ड यील्ड की वजह से आएगा, वो महंगाई के डर की वजह से आएगा, वो फेडरल रिजर्व रेट ना बढ़ा दे इस कारण से आएगा। मोदी जी की इस बात से सोने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इससे पहले पूछती, मैंने जवाब दे दिया।